नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइस ऑफिशियल पर। तो आज की इस वीडियो में हम केमिस्ट्री का नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक मिश्रण को अलग करने की विधियों के बारे में पढ़ेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और सभी परीक्षाओं में यहाँ से एक प्रश्न बन जाता है। तो पहले हम पूरे टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो मिश्रण को अलग करने की विधियों के बारे में हमने पढ़ना है। उससे पहले हम मिश्रण क्या होता है ये देख लेते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने मिश्रण के बारे में पढ़ा था, लेकिन फिर भी पहले हम देख लेते हैं कि आखिर मिश्रण होता क्या है, मिक्सचर कहते किसे हैं। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ को किसी भी अनुपात में मिला दिया जाता है तो उसे मिश्रण कहा जाता है, मिक्सचर कहा जाता है। यानी कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ को किसी भी रेशियो में, इसकी कोई फिक्स रेशियो नहीं होगी, अगर फिक्स रेशियो होगी तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे कंपाउंड कहेंगे। लेकिन अगर फिक्स रेशियो ना हो तो उसे मिश्रण कहा जाएगा। तो दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला दिया जाए तो उसे मिश्रण कहा जाता है। उदाहरण के रूप में शरबत, चाय, हवा, ये किसका उदाहरण है? तो ये मिश्रण का उदाहरण है। डिटेल में आपको पढ़ना है तो केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी। तो मिश्रण के प्रकार कितने होते हैं? तो मैंने आपको बताया था कि मिश्रण के दो प्रकार होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण को होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं और विषमांगी मिश्रण को हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहा जाता है। तो समांगी मिश्रण कौन सा होता है? तो ऐसे मिश्रण जिनके अवयवी कणों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता, उन्हें समांगी मिश्रण कहा जाता है। यानी कि ऐसा मिक्सचर जिसमें जो पदार्थ मिलाए गए हों उन्हें अलग अलग करके ना देखा जा सके, उसे समांगी मिश्रण कहा जाएगा। जैसे जल और चीनी का मिश्रण। तो जब जल में चीनी घोली जाती है तो चीनी के घुलने के बाद क्या आप जल में चीनी को देख सकते हैं? नहीं देख सकते ना, तो इसे समांगी मिश्रण कहा जाएगा। और जैसे जल में नमक का मिश्रण, अल्कोहल तथा जल का मिश्रण या मिश्र धातुएं, ये किसका उदाहरण है? तो ये समांगी मिश्रण का उदाहरण है। तो विषमांगी मिश्रण में क्या होगा कि जो भी दो या दो से अधिक पदार्थ मिलाए जाएंगे उन्हें हम अलग अलग देख सकते हैं। जैसे रेत तथा जल का मिश्रण, जैसे रेत तथा जल का मिश्रण, पेट्रोल जल का मिश्रण या तेल और जल का मिश्रण। तो जब जल में तेल मिलाया जाता है तो तेल जल में मिलता नहीं है, बल्कि जल के ऊपर आ जाता है। तो इन्हें हम अलग अलग करके देख सकते हैं ना। तो ऐसे मिश्रण को क्या कहा जाएगा? विषमांगी मिश्रण कहा जाएगा। तो आगे अब हम एक एक करके इन मिश्रण को अलग करने की विधियों के बारे में, मेथड के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ठोस से ठोस का पृथक्कीकरण। यानी कि जो मिश्रण है वो ठोस का ठोस के साथ है, सॉलिड का मिश्रण है, तो ठोस के मिश्रण को अलग कैसे किया जाएगा? तो उसका पहला मेथड है चुनना, जिसे हैंड पिकिंग कहते हैं। तो इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब ठोस पदार्थ का आकार बड़ा एवं आकृति भिन्न भिन्न हो और इसके साथ ही ये नेत्र से दिखाई भी दे, यानी कि सामान्य आँखों से इस मिश्रण को देखा भी जा सके। तो चुनने के माध्यम से, हैंड पिकिंग के मेथड से इस मिक्सचर को अलग किया जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि जब आपकी माँ खाना बनाने जाती हैं, मान लीजिए वो चावल बना रही हैं, तो चावल को बनाने से पहले वो क्या करती हैं? चावल में से जो कंकर होते हैं उन्हें चुनती हैं, उन्हें अलग करती हैं। तो चावल में से कंकर को अलग करने की जो प्रक्रिया है, इसी को हैंड पिकिंग कहा जाता है। इसमें क्या हो रहा है? कंकर को चावल से अलग किया जा रहा है ना, तो इसे चुनना या हैंड पिकिंग कहा जाएगा। और दूसरा इसका उदाहरण क्या है? ये तो हो गया चावल में से कंकर को अलग करना। लेकिन जैसा आप देख रहे हैं
कि इसमें दो प्रकार के अंगूर हैं, काले वाले अंगूर और हरे वाले अंगूर। तो इसमें से काले वाले अंगूर को अलग करना और हरे वाले अंगूर को अलग करना, ये भी हैंड पिकिंग का ही उदाहरण है। तो हम ठोस को ठोस से अलग करने की विधियां पढ़ रहे हैं, जिसमें से सबसे पहला मेथड है चुनना। ये मेथड कब काम आएगा? जब जो मिश्रण है इसका आकार बड़ा और आकृति भिन्न भिन्न होगी और जिस मिश्रण को सामान्य नग्न आंखों से देखा जा सके। उसके बाद दूसरा मेथड है फटकना, जिसे विनोइंग कहते हैं। तो इसका नाम विनोइंग ये याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में विनोइंग ही लिखकर आ जाता है। तो फटकना यानी कि विनोइंग क्या है? तो इस मिश्रण में एक ठोस हल्का तथा दूसरा ठोस भारी हो और इस मिश्रण को वायु की धारा में रखने पर हल्का पदार्थ दूर गिरता है जबकि भारी पदार्थ निकट गिरता है। तो इसी को विनोइंग यानी कि फटकना कहा जाता है। तो आपने देखा होगा कि इसमें क्या होता है कि जो अनाज होता है ना, अनाज में भूसा और कई सारी अशुद्धियां होती हैं। तो उन अशुद्धियों को अलग करने के लिए क्या किया जाता है कि जो अनाज होता है जिसमें भूसा और कई सारी अशुद्धियां हैं, उनको ऊपर से इसी प्रकार गिराया जाता है। तो जिस तरफ हवा चल रही होती है ना, उससे क्या होता है कि जो अनाज में भूसा और हल्के कण हैं ये हवा के माध्यम से उड़ जाते हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि हवा की डायरेक्शन जिस ओर होगी, जो अनाज में भूसा और कई सारी अशुद्धियां हैं ये क्या होंगी, हवा के माध्यम से, इनके कण हल्के हैं ना, तो हवा के माध्यम से ये दूर चले जाएंगे और जो अनाज है वो नीचे की ओर गिर जाएगा। तो इस मेथड से भी क्या हुआ, तो ये भी मिश्रण को अलग करने की विधि है जिसे विनोइंग कहा जाता है। उसके बाद अगली विधि है छानना, जिसे सीविंग कहते हैं। तो ये भी आसान है। तो इस मिश्रण में एक ठोस का आकार छोटा जबकि दूसरे ठोस का आकार बड़ा होता है और इसे जाली के द्वारा पृथक किया जाता है। पृथक यानी कि अलग किया जाता है और जो बारीक ठोस कण होते हैं वो जाली के द्वारा छन के नीचे गिर जाते हैं। तो आपने देखा होगा जब आपके घर में मिस्त्री आता है तो जो रेत होती है ना, वो रेत को क्या करते हैं, छाननी की सहायता से छानते हैं, जिससे क्या होता है कि अगर रेत में कोई कंकर है या मिट्टी का कोई ढेला है तो वो अलग कर दिया जाता है और जो रेत है वो छन जाती है। तो इस मेथड का उपयोग कब किया जाता है? जब एक ठोस का आकार छोटा हो और दूसरे ठोस का आकार बड़ा हो, तो छाननी की सहायता से उसे अलग किया जा सकता है। उसके बाद अगला मेथड है चुंबकीय पृथक्करण, मैग्नेटिक सेपरेशन। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें चुंबकीय एवं अनुचुंबकीय पदार्थ को अलग किया जाता है, जैसे लोह युक्त खनिजों का निष्कर्षण। तो इस डायग्राम में आप क्या देख रहे हैं कि ऊपर की ओर से जो अयस्क है उसे डाला जाता है। नीचे आप देख रहे हैं ये कन्वेयर बेल्ट है जो घूमती है। किसकी सहायता से घूमती है? मोटर की सहायता से घूमती है। और ये जो गोल गोल है ये चुंबकीय रोलर है, यानी कि मैग्नेटिक रोलर है। तो ऊपर से क्या होता है, जो अयस्क होता है वो गिराया जाता है। तो इस अयस्क में लोह युक्त खनिज भी होते हैं और बाकी की अशुद्धियां भी होती हैं। तो लोहे को यानी कि लोह युक्त खनिज को इसमें से अलग कैसे किया जाएगा? तो ऊपर से अयस्क को बेल्ट पर गिराया जाएगा और बेल्ट जो घूम रहा है इसके नीचे क्या है, मैंने आपको बताया कि जो ये रोलर है ये मैग्नेटिक रोलर है, चुंबकीय रोलर है, जिससे क्या होगा कि अयस्क में जो लोह युक्त खनिज हैं वो इसमें चिपक जाएंगे और चिपकने के बाद क्या होंगे, जो ये मोटर घूम रही है ना, उसके बाद क्या होगा कि ये लोह युक्त खनिज को अपने साथ चिपकाकर इस बाल्टी में गिरा देगी। लेकिन जो अशुद्धियां होंगी वो तो मैग्नेट के साथ नहीं चिपकेंगी, तो वो क्या होगा, वो दूर चली जाएंगी और ये दूसरी बाल्टी में जाकर गिरेंगी। तो आपको समझ आ गया ना कि चुंबकीय पृथक्करण में क्या होता है कि जो लोह युक्त खनिज होते हैं ना, इनका निष्कर्षण किया जाता है, इन्हें अलग किया जाता है। तो ठोस का ठोस के साथ पृथक्कीकरण हमने देख लिया। अब हम ठोस का द्रव से पृथक्कीकरण देखते हैं कि ठोस को द्रव से कैसे अलग किया जा सकता है। तो सबसे पहला मेथड है वाष्पीकरण, वेपराइजेशन। तो इस विधि के द्वारा ऐसे मिश्रण को अलग करते हैं जिसमें एक पदार्थ वाष्पशील हो तथा दूसरा पदार्थ
अवाष्पशील हो, जैसे चीनी और पानी के घोल का मिश्रण, नमक और पानी के घोल का मिश्रण, या समुद्री जल से जो नमक का निर्माण होता है वो भी इसी विधि के द्वारा होता है। ये इम्पोर्टेंट है। जो समुद्री जल से नमक का निर्माण होता है ना, नमक निकाला जाता है, वो भी इसी विधि के द्वारा होता है। तो वाष्पीकरण क्या है? तो वाष्पीकरण में क्या होगा कि जिन पदार्थों का इसमें मिश्रण होगा ना, उनमें से एक जो पदार्थ होगा वो वाष्पशील होगा, यानी कि अगर उसे गर्म किया जाए तो वो वाष्प में, भाप में बदल जाएगा। लेकिन जो दूसरा पदार्थ है वो वाष्पशील नहीं होगा, यानी कि उसे गर्म करने पर वो भाप में, वाष्प में नहीं बदलेगा। जैसे कि चीनी और पानी का घोल या नमक और पानी का घोल। तो इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि ये नमक और पानी का घोल है। तो नीचे से क्या होगा कि इसे गर्म किया जाएगा। तो गर्म करने के बाद क्या होगा कि जो पानी है वो भाप में, वाष्प में बदलने लगेगा, और धीरे धीरे करके जो पानी है वो वाष्प में बदल जाएगा, और जो नमक है वो तो नीचे ही रह जाएगा, क्योंकि जो नमक है वो तो वाष्प में नहीं बदलेगा ना। तो इस प्रकार क्या होगा कि जल से नमक को अलग किया जा सकता है, और इसी के माध्यम से समुद्री जल से भी नमक को अलग किया जाता है। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर समुद्री जल को इस नालियों के माध्यम से लाया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है कि इस समुद्री जल को धीरे धीरे कर जो इन्होंने ये खाने बनाए हुए हैं, खेतों में जो ये खाने बनाए हैं, इसमें इस पानी को इकट्ठा किया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि सूर्य की ताप की सहायता से, यानी कि सूर्य की ताप से जो पानी होता है वो भाप में बदल जाता है, और जो नमक होता है वो नीचे की ओर जमा हो जाता है। तो ये नमक को अलग कर देते हैं और उसके बाद उसे रिफाइन होने के लिए भेज देते हैं। तो समुद्री जल से नमक का निर्माण भी वाष्पीकरण की विधि के द्वारा होता है। उसके बाद अगला मेथड है रवाकरण, जिसे क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। तो इस विधि के द्वारा अकार्बनिक ठोस मिश्रण को अलग किया जाता है, और इस विधि में अशुद्ध ठोस मिश्रण को उचित विलायक के साथ मिलाकर गर्म किया जाता है। तो विलायक क्या होता है, विलेय क्या होता है और विलयन क्या होता है, ये हमने पढ़ा, यहाँ पर दोबारा जिक्र हुआ है। तो एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि एक होता है विलेय, एक होता है विलायक, और एक होता है विलयन। तो विलयन क्या होता है? तो जो घोल होता है, जैसे मान लीजिए नमक और पानी का जो घोल होगा उसे विलयन कहा जाएगा, और जो नमक होगा जिसे कि पानी में घोला जाएगा उसे विलेय कहा जाता है। यानी वो पदार्थ जो कि विलायक में जाकर घुल जाए उसे विलेय कहा जाता है। और विलायक क्या होता है? वो पदार्थ जो अन्य पदार्थों को अपने में घोल ले उसे विलायक कहा जाता है। तो विलेय विलायक में विलय हो जाता है, और विलेय और विलायक को मिलाकर विलयन बनता है। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे थे कि इस विधि में अशुद्ध ठोस मिश्रण को उचित विलायक के साथ, विलायक यानी कि कोई भी द्रव पदार्थ उचित विलायक के साथ मिलाकर गर्म किया जाता है, तथा गर्म अवस्था में ही कीप के द्वारा उसे छान लिया जाता है, और छानने के बाद विलयन को कम ताप पर धीरे धीरे ठंडा किया जाता है, और ठंडा होने पर शुद्ध पदार्थ क्रिस्टल के रूप में विलयन से पृथक हो जाता है। जैसे चीनी और नमक के मिश्रण को इथाइल अल्कोहल में 348 केल्विन ताप पर गर्म करके इस विधि के द्वारा अलग किया जाता है। तो हम कौन सी विधि पढ़ रहे हैं? क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन यानी कि क्रिस्टल क्या होता है? तो आपने नमक, चीनी और फिटकरी को देखा होगा। तो ये किस फॉर्म में होते हैं? तो ये नमक, चीनी और फिटकरी किस फॉर्म में होते हैं? तो ये क्रिस्टल के फॉर्म में होते हैं। तो क्रिस्टलाइजेशन के माध्यम से इन्हें क्रिस्टल के रूप में अलग किया जा सकता है। तो जैसे जो चीनी और नमक का मिश्रण है, इसे इथाइल अल्कोहल में 348 केल्विन ताप पर जब हम गर्म करेंगे तो क्या होगा? जो चीनी या नमक है ये नीचे की ओर बैठ जाएगी, और धीरे धीरे जो ये विलयन है इसे कम ताप पर धीरे धीरे ठंडा करके हम चीनी या जो नमक है उसे छानकर क्रिस्टल के रूप में अलग कर सकते हैं। तो आगे अब हम द्रव से पृथक्कीकरण देख लेते हैं, यानी कि लिक्विड के मिक्सचर में से लिक्विड को अलग कैसे किया जाता है ये देख लेते हैं।
तो इसका पहला माध्यम है आसवन विधि, जिसे डिस्टिलेशन कहते हैं। तो आसवन विधि में क्या होता है, तो इस विधि का प्रयोग तब करते हैं जब दो द्रवों के क्वथनांक, क्वथनांक क्या होता है, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, जैसे जो पानी है, पानी का क्वथनांक यानी कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट कौन सा है, तो 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी बॉयल होने लगता है, उबलने लगता है, तो उसी को क्वथनांक कहा जाता है। तो इस विधि का प्रयोग तब करते हैं जब दो द्रवों के क्वथनांक में अंतर अधिक होता है, यानी कि जो दो द्रवों का मिक्सचर है उनके बॉइलिंग पॉइंट में जो अंतर है वो अधिक होता है। जैसे जल और एसीटोन का मिश्रण इसी विधि के द्वारा अलग करते हैं। जल एवं अल्कोहल का मिश्रण भी इसी विधि के द्वारा अलग किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, तो मान लीजिए जल और एसीटोन का मिश्रण है, तो दोनों द्रव हैं यानी कि लिक्विड हैं। अब मुझे इस मिश्रण में से जल और एसीटोन को अलग करना है। तो कैसे किया जाएगा कि जल और एसीटोन को गर्म किया जाएगा। कितने डिग्री सेल्सियस पर, तो जो एसीटोन होता है ना, इसका बॉइलिंग पॉइंट लगभग 56 डिग्री सेल्सियस है, और जो जल है इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो अब हमें एसीटोन को जल से अलग करना है। तो हम क्या करेंगे कि इसे 56 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे, क्योंकि जो एसीटोन है इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 56 डिग्री सेल्सियस है। तो 56 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा कि जो इस मिक्सचर में एसीटोन है वो भाप में बदलने लगेगा। तो भाप में बदलने के बाद वो ऊपर आएगा और इस नली के माध्यम से हम उसे एक जार में इकट्ठा कर लेंगे। तो इकट्ठा कैसे होगा, पहले तो वो वाष्प में बदल जाएगा, लेकिन जैसे ही वो इस नली के माध्यम से गुजरेगा, वो भाप गुजरेगी, तो इस नली के ऊपर से क्या होता है, ठंडे जल को गुजारा जाता है। तो ठंडा जल एसीटोन में मिलेगा नहीं, वो इस नली के ऊपर होता है, ताकि जो भाप है ना उसे ठंडा किया जा सके। हमने पढ़ा था ना कि जब ठोस को गर्म किया जाता है तो वो द्रव में बदलता है, और द्रव को गर्म करो तो वो गैस में बदल जाता है। इसी प्रकार जब गैस को ठंडा करो तो वो द्रव में बदल जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमने पहले इस मिक्सचर को 56 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया, जिससे क्या हुआ, जो एसीटोन है वो भाप में बदल गया, और जब वो भाप में बदल गया तो हमने उसे इस नली के माध्यम से गुजारा, और इस नली के माध्यम से जो एसीटोन है, जो भाप है, वो क्या हुआ कि इस नली के ऊपर ठंडा जल गुजारा गया, जिससे क्या हुआ, जो भाप है वो द्रव में बदल गई। तो इससे क्या हुआ कि जो ये जार है, अब इसमें एसीटोन इकट्ठा हो जाएगा, और जो जल है वो इसी फ्लास्क में रह जाएगा, क्योंकि जो टेम्परेचर है वो अभी 56 डिग्री सेल्सियस है। हमने उसे 100 डिग्री सेल्सियस नहीं किया, क्योंकि अगर जो टेम्परेचर है ये 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो पानी भी भाप में बदल जाएगा। लेकिन 56 डिग्री सेल्सियस पर क्या हुआ कि केवल जो एसीटोन है इसका ये बॉइलिंग पॉइंट है, तो ये तो भाप में बदल गई, लेकिन पानी भाप में नहीं बदला। तो इस प्रकार क्या होता है, आसवन विधि के द्वारा दो द्रवों को अलग किया जा सकता है जिनके क्वथनांक में अंतर अधिक होता है। तो आसवन विधि के बाद है प्रभाजी आसवन। तो प्रभाजी आसवन क्या है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है, तो जब दो द्रवों के मिश्रण का क्वथनांक में बहुत कम का अंतर होता है। हमने पढ़ा कि आसवन विधि में क्या होता है कि दोनों द्रवों के क्वथनांक में जो अंतर होता है वो अधिक होता है, लेकिन प्रभाजी आसवन में क्या होता है कि दोनों द्रवों के क्वथनांक में जो अंतर होता है ये बहुत कम का अंतर होता है। तो इसमें क्या होता है, एक प्रभाज यानी कि फ्रैक्शन का प्रयोग करके विभिन्न पदार्थों को अलग अलग ताप पर अलग करते हैं। जैसे पेट्रोलियम पदार्थ का जो पृथक्कीकरण होता है इसी की सहायता से होता है। वायु में जो विभिन्न गैसें हैं उनको भी इसी की सहायता से अलग किया जा सकता है। जैसे आप देखेंगे जो पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं प्रभाजी आसवन की सहायता से उन्हें अलग किया जाता है। जो पेट्रोल है, डीजल है, या जो मिट्टी का तेल होता है, पहले तो ये क्रूड ऑयल होता है, यानी कि कच्चे तेल का मिक्सचर, यानी कि कच्चे तेल का मिश्रण होता है। तो कच्चे तेल में से ही पेट्रोल निकाला जाता है, डीजल निकाला जाता है। तो क्या होता है, कच्चे तेल को रिफाइन किया जाता है, उसे गर्म किया जाता है। तो टेम्परेचर के हिसाब से इसे फ्रैक्शनाइज कर दिया जाता है, इसे अलग अलग खानों में बांट दिया जाता है। तो क्या होता है कि कच्चे तेल को जब गर्म किया जाता है
तो 20 डिग्री सेल्सियस पर हमें क्या प्राप्त होता है? सबसे पहले हमें ब्यूटेन और प्रोपेन जो पेट्रोलियम गैस होती है ये प्राप्त होती है। ब्यूटेन और प्रोपेन वही गैस है जो कि हम एलपीजी सिलेंडर में यूज़ करते हैं। तो 20 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा? जब क्रूड ऑयल को गर्म किया जाएगा तो सबसे पहले 20 डिग्री सेल्सियस पर जो ब्यूटेन और प्रोपेन गैस है ये हमें प्राप्त होगी। उसके बाद 150 डिग्री सेल्सियस पर हमें पेट्रोल प्राप्त होगा। 200 डिग्री सेल्सियस पर केरोसिन यानी कि मिट्टी का तेल प्राप्त होगा। 300 डिग्री सेल्सियस पर डीजल प्राप्त होगा और 370 डिग्री सेल्सियस पर बाकी के जो फ्यूल ऑयल हैं वो हमें प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार बाकी के जो फ्यूल ऑयल हैं वो हमें प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार फ्रैक्शन का प्रयोग करके विभिन्न पदार्थों को अलग अलग ताप पर पृथक कर सकते हैं। तो ये कौन सी विधि है? तो इसे प्रभाजी आसवन विधि कहा जाता है। तो इसके बाद द्रव को द्रव से अलग करने का तीसरा मेथड है पृथक्कीकरण केब, जिसे सेपरेशन फनल कहते हैं। तो इसमें क्या होता है? तो इस विधि का तब प्रयोग करते हैं जब दो अघुलनशील द्रवों का मिश्रण हो और उनके बीच अलग अलग परत का निर्माण हो, जैसे जल और तेल। जब आप जल में तेल मिलाएंगे तो तेल क्या होगा? तेल की डेंसिटी कम होती है, जल का घनत्व ज़्यादा होता है, तो जल भारी होता है ना, तो जल नीचे रह जाएगा और जो तेल है वो जल के ऊपर आ जाएगा, ऊपर एक परत बना लेगा। तो सेपरेशन फनल की सहायता से हम दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को अलग कर सकते हैं। कैसे अलग कर सकते हैं? तो जैसे ये डायग्राम है, डायग्राम में आप देख रहे हैं कि जल और तेल का मिश्रण है। तो तेल क्या होगा? तेल जल के मुकाबले हल्का होता है, तो तेल क्या होगा? जल के ऊपर एक परत बना लेगा, यानी कि जल के ऊपर आ जाएगा। और जो पानी है वो भारी होता है, पानी नीचे की ओर आ जाएगा। तो इसकी सहायता से हम पानी और तेल को कैसे अलग करेंगे? तो जो ये सेपरेशन फनल होता है ना, इसमें जो ये टैप है इसे हम खोल देंगे और जो ये नीचे की ओर पानी है इस नली की सहायता से जार में इकट्ठा हो जाएगा। और जैसे ही जो ये तेल है ये नीचे की ओर आएगा, टैप को हम बंद कर देंगे, यानी कि जो नीचे वाला हिस्सा है पानी है वो हम निकालेंगे। उसके बाद दूसरा जग लाएंगे, उसमें हम जो पानी के ऊपर तेल है ना उसे इकट्ठा कर लेंगे। तो इस प्रकार हम सेपरेशन फनल की सहायता से दो अघुलनशील द्रवों का जो मिश्रण होता है उसे अलग कर सकते हैं। इसके बाद हम जो मिश्रण को अलग करने के बाकी के मेथड हैं वो भी देख लेते हैं। तो पहले है अपकेंद्रण विधि, यानी कि सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। तो कभी कभी द्रवों में मौजूद जो ठोस कण होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि छनक पत्र से भी बाहर निकल जाते हैं, और इन कणों को अलग करने के लिए, पृथक करने के लिए फिल्ट्रेशन विधि का भी प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो मिश्रण को अपकेंद्रण विधि के द्वारा अलग किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो गांव की महिलाएं होती हैं वो दही से मक्खन को कैसे निकालती हैं? तो मथनी की सहायता से वो दही को मथती हैं, जिससे क्या होता है? जो मक्खन होता है वो बाहर निकल आता है। तो ये किसका उदाहरण है? तो ये अपकेंद्रण विधि का उदाहरण है। तो दूध से क्रीम निकालना, दही से मक्खन निकालना, ये किसका उदाहरण है? तो ये अपकेंद्रण विधि का उदाहरण है। जैसे इस सिद्धांत के आधार पर जब मिश्रण को अपकेंद्रण मशीन से तेजी से घुमाया जाता है तो जो द्रवों के भारी कण होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और जो हल्के कण हैं ये ऊपर ही रह जाते हैं। तो इस विधि का प्रयोग डेयरी तथा घरों में दूध से क्रीम मक्खन निकालने में होता है, और कपड़े धोने की जो मशीन होती है उसमें भी भीगे हुए कपड़े को सुखाने में इसी मेथड का प्रयोग होता है, और जांच प्रयोगशाला में रक्त और मूत्र की जांच करने में भी इसी मेथड का प्रयोग होता है। तो ये कौन सा मेथड है? अपकेंद्रण विधि। उसके बाद अगला मेथड देखते हैं ऊर्ध्वपातन, जिसे सब्लिमेशन कहते हैं। तो ये कौन सा मेथड है? तो इसमें ऐसे पदार्थ जिन्हें गर्म करने पर वह सीधा द्रव अवस्था में आए बिना सीधा ही गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं, और जिन्हें ठंडा करने पर वो द्रव अवस्था में आए बिना ठोस अवस्था में चले आते हैं, उन्हें ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन विधि के द्वारा अलग कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा? ऐसे पदार्थ जो कि ठोस अवस्था में होते हैं और जब उन्हें गर्म करो तो वो ठोस अवस्था से
द्रव में नहीं बदलते, द्रव में बदलने के बजाय वो सीधा ही ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं, तो उन्हें सब्लिमेशन विधि से अलग कर सकते हैं। जैसे कपूर को अगर आप गर्म करेंगे तो कपूर ठोस है, और गर्म करने पर क्या होगा, वो ठोस से गैस में बदल जाएगा, यानी कि ठोस से द्रव में बदलने के बजाय वो सीधा ही गैस में बदल जाएगा। तो इसमें जो अशुद्धियाँ होती हैं उसे सब्लिमेशन से अलग कर सकते हैं। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? कपूर, आयोडीन और अमोनियम क्लोराइड। ये तीनों उदाहरण याद रखिएगा, पूछा गया है। सब्लिमेशन के उदाहरण कौन कौन से हैं? कपूर, आयोडीन और अमोनियम क्लोराइड। तो आखिरी मेथड है क्रोमेटोग्राफी। तो इसमें क्या होता है? तो इसमें रंगों के मिश्रण में से रंगों को अलग कर सकते हैं। तो यह प्रयुक्त स्याही में जल विलायक है। तो इसमें जल क्या होगा? सोलवेंट होगा, विलायक होगा। और डाई यानी कि रंग क्या होगा? वो विलेय होगा, जो कि जल में घुल जाएगा। तो जल विलायक के रूप में काम करेगा और डाई विलेय के रूप में काम करेगी। तो इस मेथड का उपयोग कैसे करते हैं? तो इसमें क्या होता है, एक स्याही की बूंद को फिल्टर पेपर की पतली परत पर लगाकर उसे जल से भरे बीकर में इस तरह डुबाएंगे कि जो बूंद वाला भाग है ये जल की सतह से ऊपर रहे। तो क्या होगा कि एक फिल्टर पेपर ले लिया जाएगा और फिल्टर पेपर के ऊपर जो रंग का मिश्रण है यानी कि स्याही है उसकी एक बूंद फिल्टर पेपर के ऊपर गिरा दी जाएगी, और उसके बाद जो फिल्टर पेपर है उसे पानी में डाल दिया जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो स्याही की बूंद है ना, वो पानी में डूबनी नहीं चाहिए, यानी कि फिल्टर पेपर का जो नीचे वाला हिस्सा है वो तो पानी में डूब जाए, लेकिन जो स्याही की बूंद वाला भाग है वो जल की सतह से ऊपर रहे। और जैसे ही जो जल है ये फिल्टर पेपर के ऊपर जाता है, वो अपने साथ डाई के कणों को भी ले जाता है। जैसे हम रुई की बाती को तेल के अंदर डालते हैं और बाती को ऊपर से जला देते हैं, तो तेल रुई की बाती के माध्यम से ऊपर उठता है। उसी प्रकार जो ये पानी है ये फिल्टर पेपर के माध्यम से ऊपर की ओर बढ़ेगा, और जो ये स्याही की एक बूंद है ये फैलना शुरू कर देगी। और थोड़ी देर में हम देखेंगे कि रंग वाला घटक जो जल में अधिक घुलनशील है वो तेजी से ऊपर उठता है, और रंग का वो घटक जो जल में सबसे कम घुलनशील है वो नीचे की ओर रह जाएगा। तो इस प्रकार रंगों का पृथक्करण हो जाएगा, यानी कि जैसे जैसे पानी ऊपर की ओर चढ़ेगा फिल्टर पेपर के माध्यम से, तो स्याही की बूंद में जो रंगों का मिश्रण है उसमें से जो रंग पानी में सबसे ज़्यादा घुलनशील होगा वो तेजी से सबसे ऊपर आ जाएगा। जो उससे कम घुलनशील है वो नीचे रहेगा, उससे कम घुलनशील और नीचे रहेगा। तो इस प्रकार हम इस मेथड के माध्यम से रंगों को अलग कर सकते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है? इस मेथड को क्रोमेटोग्राफी कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारा थियरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि हम पदार्थों का पृथक्करण क्यों करते हैं? तो पहला कथन है कि अनचाहे पदार्थ बाहर निकालने के लिए। दूसरा कथन है कि अशुद्धियों को दूर करने के लिए। तीसरा कथन है ए और बी दोनों, या चौथा कथन है शुद्धियों को दूर करने के लिए। तो बताइए हम पदार्थों को पृथक क्यों करते हैं, अलग क्यों करते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी कि अनचाहे पदार्थ बाहर निकालने के लिए और अशुद्धियों को दूर करने के लिए हम पदार्थों को अलग करते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिकेंद्रण द्वारा पृथक्करण करने की विधि का अनुप्रयोग नहीं है? तो आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिकेंद्रण द्वारा अलग नहीं किया जाता। तो पहला कथन है कि कपड़े धोने की मशीन में गीले कपड़ों से पानी पृथक करना। दूसरा कथन है दूध से मक्खन पृथक करना। तीसरा कथन है मिलावट किए गए खाद्य पदार्थों को अलग करना। और चौथा कथन है प्रयोगशालाओं में रक्त और मूत्र की जांच में। तो अभिकेंद्रण मेथड का इसमें से किसमें प्रयोग नहीं किया जाता? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मिलावट किए गए खाद्य पदार्थों को अलग करने के लिए अभिकेंद्रण विधि का प्रयोग नहीं किया जाता। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है
कि निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण विनोइंग विधि द्वारा पृथक किया जाता है। विनोइंग यानी कि फटकने की विधि के द्वारा पृथक किया जाता है। तो पहला कथन है कि अन्न कण यानी कि अनाज तथा भूसे का मिश्रण, इसको अलग करने के लिए विनोइंग विधि अपनाई जाती है। तो ये सही है, अन्न कण तथा भूसे के मिश्रण को विनोइंग विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि दही से मक्खन और मक्खन के दूध को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब है अपकेंद्रण विधि का, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि समुद्री जल से नमक प्राप्त करने की प्रक्रिया है। तो समुद्री जल से नमक प्राप्त करने की कौन सी प्रक्रिया है। तो इसका सही जवाब है वाष्पीकरण, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि ऊर्ध्वपातन क्या है। किसी पदार्थ को गैस से सीधे द्रव अवस्था में परिवर्तन, ये तो गलत है। किसी पदार्थ का गैस से सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन, ये भी गलत है। किसी पदार्थ का द्रव से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन, ये भी गलत है। चौथा कथन है कि किसी पदार्थ का ठोस से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन, तो ये सही है। ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन क्या है। किसी पदार्थ का ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है, किसमें पाया जाता है। सोडियम क्लोराइड में, कैल्शियम क्लोराइड में, अमोनियम क्लोराइड में या मैग्नीशियम क्लोराइड में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अमोनियम क्लोराइड में। अगला प्रश्न है कि मिश्रण के रंगीन घटकों को अलग करने के लिए प्रयोग की जाने वाली प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है। तो बताइए, मिश्रण के रंगीन घटक यानी कि रंगों को अलग किस प्रक्रिया से किया जाता है। तो इसका सही जवाब है क्रोमेटोग्राफी, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। तो अगला प्रश्न है कि प्रभाजी आसवन विधि का उपयोग तरलीय पदार्थों के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है जब डैश होता है, उनके बीच में जो क्वथनांक होता है इसका अंतर कम होता है, या इनमें कोई अंतर नहीं होता, या इनमें अधिक अंतर होता है, या गलनांक में कम अंतर होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा कि प्रभाजी आसवन विधि का उपयोग तब किया जाता है जब उनके क्वथनांक में कम अंतर होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। तो आज का आखिरी प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण अलग अलग कीपों फनल के द्वारा अलग किया जा सकता है। तो बताइए, कीप के माध्यम से यानी कि फनल के माध्यम से हम किस मिश्रण को अलग कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब है तेल और पानी के मिश्रण को हम अलग कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।